अंबाला मैम, कोई ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको लग रहा हो यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी हो? आज सुबह मॉर्निंग में भी आपने 2-3 स्टॉक्स बताए थे, कुछ लेवल्स जो हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकें आप? मैंने अडानी पावर बताया था। अडानी पावर अभी 150 पर है। वैसे तो मैं रिपीट कर देती हूँ, अडानी पावर 125 पर एवरेज करने के लिए भी बोला है और 130 पर 145 की रेंज में भी बाय बोला है। हम्म। तो आज अगर आप अडानी पावर खरीद रहे हैं 170 और 210 के टारगेट के लिए खरीदना, अगर खरीदने का विचार कर रहे हो 150 पे खरीद के 125 पर ऐड करना पड़ेगा, ये तैयारी रखना। अगर आप ये करना चाहते हैं तो अभी आप इसको खरीद सकते हैं 170 रुपए का और एक 210 रुपए के टारगेट के लिए, और पॉसिबल है। स्टॉप लॉस यहाँ पर कितना मेंटेन करना है? अब यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा और छोटा हो गया है, 110। 110 का एसएल मेंटेन करिए। एवरेज भाव पहले से आपको पता है 125। दोबारा आकर के कंफ्यूज मत होना कि क्या करना है, आपको पता है कि क्या करना है आगे अगर आप ट्रेड बना रहे हो तो। बाकी स्टॉक में 170 210 के टारगेट पॉसिबल है। तो अमंग ऑल, अगर मैं आज टाटा पावर का रिसेंट टारगेट हो गया है तो टारगेट के पास में दोबारा ये है, तो फिलहाल वहां पर एंट्री दोबारा अगर आपको टाटा पावर में एंट्री लेनी है, पावर में एंट्री लेनी है तो 380 के आसपास लीजिएगा। अडानी में आज एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अडानी पावर के जो आपने लक्ष्य दिए हैं भाई, 145 से 150 के भाव पर खरीदारी करनी है, 170 से लेकर 210 के भाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और टाटा पावर में भी ना मैम? टाटा पावर में 380 के आसपास, अभी थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा महंगा है, 380 के आसपास के लेवल्स पे आप आइए, एंट्री कीजिए। और उसके बाद मैम टारगेट्स क्या रहेंगे? इसमें फिर आपके टारगेट बेयर मिनिमम जाएगा 395, यानी स्विंग ट्रेड है ये, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से। बट अगर आप एक्चुअली होल्ड कर जाए तो 410 और 470 के टारगेट आपको दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस भी आप समझ ही ले, क्योंकि टारगेट की जब बात हो गई है। सो लेट्स हैव द स्टॉप लॉस आल्सो। यहाँ पर स्टॉप लॉस जब आप 380 के पास बाय करेंगे, यानी अब से 12 पॉइंट और कम होने के बाद, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 360 का मेंटेन करना है। तो 20 रुपए का नेट नेट काइंड ऑफ स्टॉप लॉस है, 20 से 25, लेकिन टारगेट एक बहुत फेवरेबल बन सकता है। रादर यू ट्रेड, आप ट्रेड से बेहतर आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर बाय करना, तो आपको ज्यादा आराम से शांति से पैसा बन सकता है। ट्रेड में परेशानी हो सकती है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी ने देखिए 23,050 का भी जो लेवल है वो तोड़ दिया है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती चली जा रही हैं यहाँ पे। इस बाज़ार में स्थिति जो है यहाँ पर अभी 50 पे था, अब 63 पे आ गए यहाँ पे, तो वो चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। इसी बीच मैं यहाँ पे अंशुल सर से पूछना चाहूँगा। अंशुल सर, आप के हिसाब से कहीं वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पर, जहाँ मौका हो, अपॉर्चुनिटी हो यहाँ पे निवेशकों के लिए? बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे अच्छे फंडामेंटली माने जाते हैं, वो नीचे आ गए हैं यहाँ पर। सर देखिए, अभी भी डाउनसाइड ओपन अप होते हुए दिख रही है, तो अब मैं थोड़ा सा हाथ रोक लूंगा। या तो थोड़ा सा ब्रेकआउट लेवल महंगा खरीद लीजिए और महंगा बिक जाएगा, या फिर निफ्टी को सपोर्ट पे आ जाने दीजिए 22,923 और एविडेंस दिखाने दीजिए, उसके बाद कर सकते हैं। बाकी अगर रिवर्सल प्ले ही करना है छोटा सा, तो आईटीआई में आज वॉल्यूम राइज बहुत बेहतरीन है, 50 डे मूविंग एवरेज तक जा सकता है। बट आई वुड प्रिफर, मैं हाथ रोक के चलना ज्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, हाथ रोक के सर जो हैं वो चलना पसंद करेंगे, यहाँ पे सर की राय है यहाँ पे। अच्छा प्रदीप जी, आपके हिसाब से कुछ, क्योंकि बड़े दिन हो गए सर, आप जो बैक टू बैक हिटिंग करते थे यहाँ पे, लूज बॉल पे उठा के 6 मारना, वो कहाँ है सर? मतलब थोड़ा बताइए, ज़रा शेयर कीजिए कुछ अच्छी अच्छी बॉलें ज़रा दर्शकों को। सर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे कितना रुकना है। तो अभी भी बैटिंग करेंगे और मार्केट नीचे आ रहा है तो लोगों का बहुत नुकसान होता है। अभी जितने हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको तो कॉल जा रहा है, एंड इफिनो भी हमारा सर्विस एक्टिव हुआ है तो उसमें भी जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कैश मार्केट का सिचुएशन उतना बढ़िया है नहीं, तो उस हिसाब से चलना है। लेकिन कुछ स्टॉक्स मेरा रडार पे भी है जहाँ पे कहीं ना कहीं एक बाइंग स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, और आईटीआई उसमें से एक स्टॉक है, अभी 270 के आसपास भी है। इनफैक्ट हमारा रडार पे ये ऑलमोस्ट 251 से आज आया था, अभी भी 270 चल रहा है, अभी भी इसमें पोटेंशियल है। 289 290 तक ये स्टॉक्स आपको पुल बैक में आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अदानी पावर और एक काउंटर है, अदानी पावर भी बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत टाइम बाद अगर हम देखेंगे पावर स्टॉक्स में से एक मोमेंटम आ रहा है, उसमें से अदानी पावर भी अच्छा लगता है। तो अदानी पावर आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। सो मेन थिंग इज कि आपको कोई भी स्टॉक्स में अभी थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आपको 2 चीज ख्याल रखना पड़ेगा, एक तो टेक्निकल, एक फंडामेंटल, दोनों चीज। अगर आप टेक्नो फंडा व्यू ले रहे हो तो आपको थोड़ा लंबा व्यू होना चाहिए। अगर आप थोड़ा टेक्निकल व्यू आप लेके जा रहे हो, उस हिसाब से आपको टारगेट स्टॉप लॉस सेट करना आना चाहिए। तो और एक काउंटर है जेबी केमिकल करके, जेबी केमिकल एंड फार्मा, इसमें भी हमने आज प्रॉफिट बुक कराया 10% के आसपास। हमने हमारे क्लाइंटों को भी कॉल दिया था, ऑलमोस्ट इस बाजार में भी 10% चल गया स्टॉक, तो आज हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक कराया। आज देखिए
थोड़ा अभी नीचे आ रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ कि 2050 तक भी आ सकता है, 2050 2030 के रेंज पे, 30 के आसपास। तो वहां पे आने के बाद फिर से आपको एक बार जो है आप एंट्री लेके जा सकते हो, या तो आप एवरेज भी करके जा सकते हो। उस हिसाब से 1920 के आसपास मैं स्टॉप लॉस रखना पसंद करूंगा। व्यू नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर के लिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट 2700 एंड अबव आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। बहुत टाइम बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट भी आया है और अच्छा लग रहा है चार्ट में। और एक स्टॉक फार्मा से है, लुपिन। लुपिन का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट देखेंगे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे बना है। ऑलमोस्ट 11 साल का जो ब्रेकआउट है वो अभी देने के लिए रेडी चलिए, मुझे लगता है हो कुछ रहा है, नेटवर्क लेकिन ब्रेकआउट अभी नहीं आया है। लुपिन में अटेम्प्ट ले रहा है, अब अटेम्प्ट फेल भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फंडामेंटल अच्छा है। आप देखेंगे 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है, स्टॉक का पीई भी ऑलमोस्ट 20 के रेंज पे है, और कंपनी ने लास्ट ओवर द 5 साल ऑलमोस्ट 54.9% CAGR ग्रोथ भी दिया था। डिविडेंड भी पे आउट 26% के आसपास है। और लास्ट आप देखेंगे दिसंबर का जो सेल्स था ऑलमोस्ट 7168 दिखाया है, जहां पे 2022 में 158 करोड़ के आसपास का नीट प्रॉफिट था। वही नीट प्रॉफिट अभी इंक्रीज होकर 10 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 1100 के ऊपर। सो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि कंपनी का सेल्स ग्रो हुआ है कि नहीं, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो पॉजिटिव हुआ है कि नहीं, जो नीट प्रॉफिट है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कैश फ्लो अच्छा नहीं है और आप उसको लेके होल्ड करो। तो टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है मुझे। लुपिन मुझे लगता है कि 2950 3000 तक आना चाहिए। 2050 का एक स्टॉप लॉस आपको देके चलना चाहिए। तो ओवरऑल देखिए मार्केट में ना आपको मोटा मोटा व्यू मेरा अभी एग्रेसिवली हम पॉजिटिवली नहीं जाएंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। तो देखिए, इसलिए हम लोग कहते हैं द बोनस के साथ जुड़िए ताकि आपको बोनस मिलता है ऐसे बाजार में भी। अंबाला मैम की तरफ से भी यहाँ पर कुछ जो स्टॉक्स हैं स्पेसिफिक बताए गए यहाँ पर, जहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। और इसके अलावा प्रदीप हल्दर जी की तरफ से भी, लेकिन अंशु सर ने कहा भी थोड़ा सा हाथ को रोक के रखिए, एक बार बाजार को जाना दीजिए, फिर रॉकेट जब बनेगा तब हम रॉकेट पिक्स शेयर करेंगे यहाँ पर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पे खबरों के हिसाब से यहाँ पे वो रिएक्ट करते दिख रहे हैं। सबसे पहले IDBI बैंक की ही बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, आप अगर याद हो फ्राइडे को भी तो ये स्टॉक 7% टूट गया था यहाँ पे, और अब देखिए करीब 15% की गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल सरकार ने जो है बैंक की जो रणनीतिक विनिवेश की जो योजना थी उसको रद्द कर दिया है यहाँ पे, उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला है। और क्यों उसको रद्द किया गया है, दरअसल जो विनिवेश के नियम थे उसके तहत जो रिजर्व प्राइस था उसका जो भाव है उस भाव से कम बोली आई, और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो ये एक्शन देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक जो है वो टूटता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जो बोली के हिसाब से देखें तो वो जो है वो इम्पैक्ट ज़रूर डालते हुए दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सरकार की हिस्सेदारी देखें यहाँ पर, और LIC की भी हिस्सेदारी है, वो करीब 60% के आसपास है, जिसमें आप ये समझिए कि कोशिश जो की जा रही थी कि भाई बिक्री हो यहाँ पर, फ़ायदा मिले यहाँ पर, लेकिन वो जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सेटबैक के तौर पर, निवेशकों के तौर पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अंशु सर, क्या करना चाहिए IDBI बैंक में? तो देखिए IDBI में या किसी भी सरकारी बैंक में या सरकारी इंस्टीट्यूशन में, जैसे रेलटेल में भी ऑफलेट हुआ था कि OFS आया, उसके बाद जो सपोर्ट लगभग 250 दिन से होल्ड कर रहा था उस सपोर्ट को तोड़ दिया। इस सरकारी बैंकों में या सरकारी कंपनियों में विनिवेश की ये हमेशा दिक्कत रहेगी कि अगर होता है तो भी डिस्काउंट में होगा, और नहीं होता है तो मार्केट उसको नेगेटिवली लेगा। IDBI में 721 हफ्ते का जो बेस ब्रेकआउट था 105 पे, 2 बार 117 116 तक का हाई लगा, और उसके बाद से कंटिन्यूअस सेलिंग है। आज जो ब्रेकडाउन आया है, फ्राइडे स्टॉप लॉस कट चुका था 92.52 का, आज जो गैप डाउन आया है ये इस वजह से आया है क्योंकि नहीं गवर्नमेंट बेच पा रही है। वही एक और अभी कौन सा विनिवेश आया था जहाँ पे ग्रीन शू ऑप्शन था, वो भी नहीं पूरा हो पाया था। तो ये मार्केट सेंटीमेंट अपने आप में बता रहा है कि यहाँ पे दिक्कत बढ़ती हुई दोनों रिटेल इन्वेस्टर के साथ साथ गवर्नमेंट के लिए भी बढ़ती हुई दिख रही है। अभी गैप छूटा हुआ था, उसी गैप के अपर एंड पे आगे खड़ा हुआ है 77.87 के, और लोअर एंड ऑफ द गैप है 75। ये गैप अगर यहाँ पे कोई भी 7-8 हफ्ते का बेस बनता है तो वापस से गैप फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है, और अगर यहाँ पे गैप पंक्चर होने के बाद कोई भी बाउंस बैक नहीं बनता है तब मोस्ट लाइकली 64.51 तक लॉन्ग लिक्विडेशन आ सकती है। ब्रेकआउट के बाद जो 116 117 रुपए का डबल टॉप बना था वहां पे एग्रेसिवली बाइंग हुई थी, और जिसने 92 का स्टॉप लॉस नहीं काटा है
अब वो लॉन्ग ट्रैप है। और लॉन्ग ट्रैप आपको पता ही है, ऑफ लेट हमने सारे स्टॉक्स में देखा है जहां भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है या फील्ड ब्रेकआउट बना है, इस तरह की स्टॉप लॉस कटने के बाद बहुत तेज लिक्विडेशन आती है। इसमें एक संयोग ये हो गया कि न्यूज आ गई इसलिए 15% गैप डाउन खुल गया, नहीं तो स्लो एंड स्टडी ये गैप फिल करने के लिए आता है। जो काम अदानी पावर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो काम 1.5 साल में होना था 5 दिन में हो गया, तो जो काम यहाँ पे 4 से 6 हफ्ते में लिक्विडेशन होके गैप फिल होना था, वो गवर्नमेंट की न्यूज ने एक कैटलिस्ट की तरह काम किया और एक ही दिन में हो गया। तो स्लो एंड स्टडी ये गैप अगर नहीं सस्टेन होता है 77.94 75.06 का, तो मोस्ट लाइकली 64.51 तक नीचे आते हुए दिखेंगे। क्लियरली जो 721 वीक्स का ब्रेकआउट था वो फेल हो गया है, वो फेल हो गया है यहाँ पे। और देखिए वो बात हम लोग लगातार कहते हैं ना, जो स्टॉक जैसे पानी होता है अपने लेवल्स पकड़ लेता है, कहीं पे भी आप जाइए वो तैरते तैरते अपने लेवल्स पकड़ते, वो स्टॉक भी अपनी जो है वो असली वैल्यू पकड़ लेता है। अब यहाँ पे सर की तरफ से क्लैरिटी हो गई। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे अंबाला मैम के पास। मैम आरवीएनएल के ऊपर मैं आपका रुझान चाहूँगा। यहाँ पे पीछे बड़ी खबरें बनी कि भाई इरकॉन और आरवीएनएल के बीच में जो है वो मर्जर होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो कोई रिपोर्ट आई नहीं, उसके ऊपर क्लैरिटी मिली नहीं अभी तक। तो साफ तौर पर डिनाइल ही आया है जो आया है यहाँ पर। मैम बहुत कमज़ोरी देखने को मिल रही है यहाँ पर इस रेलवे पैक के स्टॉक्स में। यहाँ पर आपका क्या व्यू है, क्या इसमें गिरावट और बढ़ सकती है यहाँ पे? और 2 साल के अपने जो लोएस्ट वीकेस्ट लेवल थे उसके आसपास आकर ट्रेड कर रहा है मैम ये? सिंपली यस और नो वाले कंडीशन में बोलूं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर अनदर 2 years तो आज बेच दो। सिंपल यही बोल सकती हूँ, क्योंकि ये आपके पेशेंस को हर बार चेक करेगा। एंड आज 262 पर है, कोई समय ऐसा भी आने वाला है जिसमें कि 230 और 220 230 की रेंज में आएगा। तो सिंपल व्यू है, या तो होल्ड करो तो इन्वेस्टर के जैसे ही होल्ड करिए, ताकि जो ग्रोथ होगी तो उसका फायदा आपको मिल सके। अदरवाइज दिस इज नॉट समथिंग यू शुड होल्ड। तो बहुत क्लियर व्यू है। कभी कभी देखो, आपको बहुत शांति से बैठो, शांति से बैठ के पूछो अपने आप से कि मेरा नजरिया क्या है, क्या मैं सच में इसको होल्ड करने में सक्षम हूं। अगर आपका जवाब आपको हाँ मिले तो फिर डरो मत, क्योंकि अगर आपको बिजनेस पसंद है देन यू कैन होल्ड द योर स्क्रिप्ट या स्टॉक जो भी आप कर रहे हो। लेकिन अगर आपको बिजनेस में दम नहीं है और साथ में आपका प्राइस आपको वो दोनों चीजें एक साथ चलती है इन माय ओपिनियन, तो फिलहाल के लिए 262 पर है। सोचो पहले कि 2 साल होल्ड कर सकते हैं क्या। अगर उससे कम का नजरिया है तो ये एग्जिट का मौका है अभी भी, क्योंकि अभी 262 पर है, 230 और 20 आना है। तो बहुत क्लियर है। और अगर आप लोग पहले से किसी स्टॉक में हो, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं, तो भी फिर भी सोचो कि जितने भी ये रेलवे वाले स्टॉक्स है, पीएसयू स्टॉक्स आपके 2 साल मांग रहे हैं, दे सकते हैं क्या। अगर हाँ तो होल्ड करो, अदरवाइज सोचो कि क्या एग्जिट कर ले। बस इतना ही मैं बोल सकती हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को डिसीजन लेने की जरूरत है। हर्षी, जिस तरह से हमारी निफ्टी ब्रॉडर मार्केट या सेंसेक्स ब्रॉडर मार्केट, बैंक निफ्टी जो हमारी बैकबोन कहलाते हैं मार्केट के इंडेक्स, बैंक निफ्टी तो बैकबोन की तरह देखा जाता है ना किसी भी जीडीपी बैंकिंग सेक्टर को अगर कंसिडर करें तो। वहां की वीकनेस को रिकवर होते होते ये वाले स्टॉक्स के नाम बहुत पीछे से आएंगे। पहले लार्ज कैप स्टॉक्स चलेंगे, जो मेन ब्लू चिप या मेन जो स्टॉक्स है, पहले वो रिकवरी के जब रिकवरी होगी तो पहले वो आएंगे, और रिकवरी को टाइम है। तो स्टॉक्स का नंबर आने में समय है, समय चाहिए इसको। आपके पास समय है तो होल्ड करो, अदरवाइज आज भी बेच दो। मैं बहुत क्लियर व्यू स्टैंड इन पे लेकर के चल रही हूँ। बिल्कुल। और ये मैम जो है बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मैम की, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिए। और याद होगा आपको, हमारे एक्सपर्ट्स ने तो लगातार आपको आगाह किया रेलवे स्टॉक्स को लेकर, हम लोगों ने भी आपको ये बताया था। आपको याद होगा बजट से पहले अगर पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखें तो बजट के दौरान रेलवे स्टॉक भागते हैं, लेकिन इस बार नहीं भागे। और उसी समय उससे पहले भी हम लोग इंडिकेशन दे रहे थे कि क्या पता इस समय जो दबाव है वो बढ़ता हुआ दिखे। तो वो जो स्थिति है वो साफ तौर पर दिख रही है यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पे, प्रदीप जी आपके पास आऊँगा यहाँ पे। बात यहाँ पे हमारे एक दर्शक हैं, वो बीसीसीआई के ऊपर जो यहाँ पर जो है भारत कोकिंग कोल के ऊपर चाह रहे हैं, एक सवाल जानना चाह रहे थे कि 42 के भाव पर उन्होंने खरीदा था यहाँ पे, और मैं स्टॉक को इसलिए भी लेकर आया हूँ कि 34 के भाव पर अब आ गया है। दूसरी जो खबर निकल के आई है, जो इसी की एक और कंपनी, सब्सिडी कंपनी कोल इंडिया की है यहाँ पे, सेंट्रल माइन प्लानिंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, उसका आईपीओ जो है सर वो आने जा रहा है यहाँ पर। अब साफ तौर पर भारत कुकिंग कोल की बात करें, दबाव है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप कोल इंडिया को देखें पूरे महीने भर के अंदर, तो जहाँ तक मैं राइट हूँ, हो सकता है थोड़ा सा डाटा वाइज ऊपर नीचे, लेकिन 14% के आसपास कुकिंग कोल ने महीने भर में जो है वो रिटर्न बना कर दिया है कोल इंडिया ने यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर स्टॉक में दबाव है, किस लिहाज से क्या रणनीति बनाई जाए यहाँ पर?
जी बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी कोल इंडिया को हमने देखा है एक अच्छा खासा रैली होते हुए। पहले मैं बता देता हूँ, भारत कोकिंग को लेके ऑलमोस्ट अभी 34 के रेंज में चल रहा है। अभी एक दो महीना पहले लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग गेन बहुत बढ़िया हुआ, उसके बाद से नहीं चल रहा है। अच्छा खासा टाइम हो चुका है कि नहीं चल रहा है ऑलरेडी। अगर हम देखेंगे, क्योंकि आपने कंपेयर कर दिया कोल इंडिया के साथ, तो अगर हम देखेंगे स्टॉक का पी जो है 20 के रेंज पे है, कोल इंडिया अभी भी 9 के आसपास ही है। सो कहीं ना कहीं मुझे कोल इंडिया ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्टिंग गेन पे हमें 100% से ज्यादा आरओआई मिल ही गया था। सो मुझे लगता है कि अगर आपका एकदम लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर आप आइए, अदरवाइज तो अभी फिलहाल फ्रेश बाय करने का कुछ भी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे है। ऑलरेडी 41-42 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है। अगर किसी के पास बाय चांस है, मान लीजिए आपने एग्जिट किया नहीं और आप होल्ड पे रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको एक स्टॉप लॉस जो है 32 के रेंज पे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 32 अगर कभी भी ब्रेक होता है तो फिर आपको फिक्स्ड एंड फाइनल आपको एग्जिट करना ही है। लेकिन अभी भी स्टॉक नहीं चलेगा। कंपेयर करेंगे तो कोल इंडिया ही अच्छा लगता है। कोल इंडिया पे रिसेंटली डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने क्लाइंट को कॉल भी दिया था 385-390 से। हमारे जितने भी सुपर डायमंड मेंबर्स है, सारे मेंबर्स को हमने कॉल दिया था। उसके बाद ये भागा भी है। 440 और 480 दोनों टारगेट था, तो 440 भी अचीव हुआ। उसके बाद 480 पूरा नहीं आया, थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट अप्रोक्स कुछ पॉइंट नीचे अचीव हो गया है। तो रिसेंटली 12 जनवरी को 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री के हैंडल से एक ट्वीट भी आया था कि गवर्नमेंट अभी जो कोल सेतु पॉलिसी है वो भी अप्रूव कर दिया है। तो अभी ना कोल इंडिया को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कोल इंडिया, भारत कोकिंग कोल जैसे कंपनीज को। लेकिन कोल इंडिया का जिस तरीके से चार्ट है, स्ट्रेंथ है, मुझे अच्छा लगता है। आप देखेंगे डेली, वीकली, मंथली चार्ट भी यहाँ पे स्ट्रेंथ है चार्ट में। और अगर हम देखेंगे मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 2,83,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी भी ज्यादा नहीं है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9 के आसपास है। इंडस्ट्री पी चल रहा है ऑलमोस्ट डबल, 16 के आसपास चल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कंपनी का जो आरओई ट्रैक रिकॉर्ड, वो भी लास्ट 3 साल से ऑलमोस्ट 48.7% के साथ ग्रो हुआ है। तो डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है। तो टेक्निकल फंडामेंटल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कोल इंडिया के साथ ही अभी जाना पसंद करूंगा। लेकिन जिस तरीके से अभी प्राइस इंक्रीज हुआ है शॉर्ट टाइम में ही, मैं समझता हूँ कि एक बार वेट करना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस 476-480 के आसपास हिट होने के बाद अभी 458, और क्योंकि मार्केट में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है, एक्चुअल मूव तो इसमें आया नहीं। 540-550 तक भी ये मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हो सकता है कि आपको 430-435 भी आ जाए। सो क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक डेली, वीकली, मंथली चार्ट पे पॉजिटिव है ही, और तो इसीलिए मैं बोलूंगा एक बार वेट करके जाइए। एक बार रिट्रेसमेंट आपको 435-440 भी मिलेगा ना, वो आपके लिए एक बढ़िया भाव हो जाएगा। अगेन स्टॉप लॉस आप 405 में मेंटेन कीजिए। टारगेट आपको पहला 480, उसके बाद 520-530 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए मार्केट में तो नुकसान हो ही रहा है, थोड़ा अप डाउन है, लेकिन कोल इंडिया जैसे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक्स आपको रडार पे रखना चाहिए। वो एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि लोग कहता है कि वो नहीं, जो एक डायलॉग मैंने एक शायरी लिखा था कि अच्छा। मार्केट में लॉस तो होगी, तुम रुक सकते हो तो रुको। मार्केट में लॉस तो होगी, तुम रुक सकते हो तो रुको। सभी है भीड़ में टिप्स देने में, तुम भी देना चाहते हो तो दो। सभी है भीड़ में टिप्स देने में, यार तुम भी देना चाहते हो तो लो। बिना सीखे बिना जाने कौन अमीर बनता है, बिना सीखे बिना जाने कौन अमीर बनता है। बस जो पसीना बहा के थोड़ा बहुत सीख लेगा ना टेक्निकल फंडामेंटल, वही पैसा बनाता है, वही पैसा बनाता है, वही पैसा बनाता है। तो हर्ष जी, कोल इंडिया 458 ओवरऑल थोड़ा नीचे आने पे बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए मार्केट्स की जो है यहाँ पे पाठशाला के साथ महफिल भी जमती हुई यहाँ पर सर की शेरो शायरी, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं, हम लोग दर्शक जो है यहाँ पर, और बहुत सारे सवाल बहुत आ रहे हैं। मेरे मन में सवाल है कि कुछ दर्शकों का ले लेता हूँ यहाँ पे सवाल, लेकिन उससे बीच में एक अंशु सर के पास आना चाहूँगा। अंशु सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आप देख लीजिए, वहाँ पर दबाव है। अब इसको आप चाहे अपस्ट्रीम और जो है डाउनस्ट्रीम दो हिस्सों में बांट लीजिए। यहाँ पर आप ONGC ऑल इंडिया, वहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं आप दूसरी कंपनीज की तरफ आगे बढ़े यहाँ पर, तो वहाँ पे भी साफ तौर पे चाहे आप BPCL, HPCL और भी कंपनियों में जाएँ, यहाँ पे तो दबाव दिख रहा है। मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था OMCS को लेकर, उन्होंने ये कहा भाई अगर डाउनस्ट्रीम कंपनी की बात करें कि $75 प्रति बैरल पे भी अगर आ जाता है ना एक क्रूड, तो भी जो लॉस है वो ठंडे नहीं होंगे, अभी दबाव बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पर। यानी कि अभी तो सर $103-104 प्रति
बैरल के ऊपर है। तो बहुत सारे जो दर्शक थे उन्होंने अच्छा खासा पैसा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन तमाम कंपनियों के ऊपर लगाया हुआ था फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से। अब सडनली आ गया युद्ध यहाँ पर, और अभी 16वां-17वां दिन है, खत्म होने की स्थिति दिख नहीं रही है। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखिए, एक सेकंड। देखिए, प्रदीप ने एक चीज बहुत सही कही कि जो थोड़ा सा पसीना बहा के टेक्निकल सीख लेगा। फंडामेंटल तो देखिए बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आपको ग्लोबल इकोनॉमी से मतलब आपको सैटेलाइट व्यू से लेके नीचे ड्रोन व्यू तक सब लेना है। थोड़ा सा एटलीस्ट मेरे लिए, मेरे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा मुश्किल है। तो आई वुड से टेक्निकल, आई वुड एग्री प्रदीप के साथ कि आपको टेक्निकल थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। और टेक्निकल भी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट बन जाइए। केवल 10, 20, 50 3 मूविंग एवरेज ही तो लगाने अपने चार्ट पे। डेली, वीकली, मंथली 3 टाइम फ्रेम लगाना है, तीनों पे 10, 20, 50 मूविंग एवरेज लगाना है। ऊपर है तो बाई करना है, नीचे है तो सेल करना है। इतना सा काम भी अगर आप कर लेते हैं, सीख लेते हैं, इतना पसीना बहाना वर्थ इट रहेगा। कम से कम प्रॉफिट ना बनाए, एटलीस्ट बहुत बड़े लॉस से तो आप बच जाएंगे। तो ये जो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया आप बात कर रहे हैं, इनमें आप देखिए बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। तो अगेन मैं तब भी कह रहा था कि जब क्रूड 115 पहुंचा था, $150 की बातें सब जगह होने लगी थी। चार्ट क्लियरली टॉपिंग आउट बता रहा था, वहां से हम 77 तक आए, पुल बैक लेके $99 पे खड़े हैं। इवेंचुअली चूंकि नीचे से सेटअप एक फेल हुआ है, $104 तक WTI क्रूड जो NYMEX पे ट्रेड होता है, $104 तक आ सकता है। और अगर उससे पहले कहीं भी $96 के नीचे 4 घंटे के चार्ट पे क्लोजिंग आ जाती है, तो क्रूड में वापस से डाउनसाइड जो गैप छूटा हुआ है $88 पे, वो खुल जाएगा। तो एटलीस्ट ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए तो ये नेगेटिव न्यूज हो जाएगी। तो जब तक 105 के ऊपर नहीं निकल रहा है, मैं इनमें तो कोई बुलिशनेस नहीं मान रहा हूँ। निकल भी जाएगा तो फिर मैं क्रूड ही में लॉन्ग प्ले कर लूंगा ना। मैं प्रॉक्सी में इनको क्यों प्ले करूंगा? क्योंकि इनमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, उसमें एटलीस्ट शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक मूव है। तो अगर पैसा खोना ही है क्लाइमेटिक मूव वाले स्टॉक में, तो मैं क्रूड ट्रेड करके अपना स्टॉप लॉस कटा लूंगा, बजाय ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के। इस पे मैं हमेशा नेगेटिव रहा हूं। रैली मिली है, माल बेच के चलिए। अब बात करते हैं ओएमसी। 4 राज्यों में चुनाव है, डेट अनाउंस हो चुकी है। गवर्नमेंट के ऊपर वैसे भी प्रेशर है, तो गवर्नमेंट नहीं अभी पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस या एलपीजी के प्राइसेस बढ़ाएगी। लेकिन ये भी उतना ही सच है, और इसका इतिहास भी गवाह रहा है कि जैसे ही आखिरी वोटिंग होगी, मैं रिजल्ट की भी बात नहीं कर रहा हूं कि रिजल्ट अनाउंस होना है, जिस दिन आखिरी वोटिंग 5 बजे 6 बजे जो भी खत्म होती है, खत्म होगी, आपको 1 घंटे के अंदर ये मिल जाएगा कि पेट्रोल डीजल एलपीजी के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट अभी तो रिस्क नहीं ले रही, 1-1.5 महीना ये अपना घाटा झेल लेंगे और उसके बाद पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देंगे। तो ओएमसी के लिए वापस से कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। पहला लॉस गवर्नमेंट पूरा कर देगी, दूसरा प्राइस बढ़ेंगे तो अपने आप मार्केट रेट पे ये आ जाएंगे। तो ऐसी कोई खास इनके लिए दिक्कत नहीं है। ऑन द टिप्स आपको बाई करके भी चलना है। एक बार वापस से याद कर लीजिए, 128 की जोन में आईओसी आप इतना फ्रस्ट्रेटेड रहे कि चल नहीं रहा, और जब चला तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बना दिया। तो अगेन फिर उसी दौर में आ रहा है जहां कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन में आप पेशेंस के साथ एक्यूमुलेट करेंगे तो आप फिर 224, 240 में भी बेच लेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट पेशेंस की। ये ट्रेडर फ्रेंडली नहीं है। आप पेशेंस रख सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तीसरी चीज, आप विपुल जी के साथ हम तो थे ही, अब प्रदीप जी भी शायराना हो गए। तो कल वाइफ मेरी थोड़ी सी परेशान थी, ये एलपीजी को लेके कि बुक नहीं हो रहा है पेटीएम से। तो उसके लिए मैंने एक शायरी लिखी थी, वो मैं सुना देता हूँ। ये फूफा जी के लिए विशेष तौर पे शायरी है, धमकी भरे लहजे में है कि अगर एक संकोच की रेखा भी आई चूल्हा जलाने पे, तो पूरा स्टेट ऑफ हार्मोसी फूंक दूंगा मैं। वाह सर, वाह, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। हम सर मार्केट से फूफा जी पंगा ले रहे थे, तब तक तो मेरा गुस्सा काबू में था। हाँ। अब मेरी सिमरती जी से पंगा ले रहे हैं, अब ठीक नहीं होगा। हाँ। इस बार गोली चलाने वाला चूकेगा नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पिछली बार तो कान पे से लग के निकल गई थी, इस बार कहीं और लग जाएगी। चलिए सर। अच्छा सर, प्रदीप जी जरा सा कुछ कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई परमिशन जो है अंशुल सर से मिले तो मैं भी ओएमसी के ऊपर अपनी राय रखना चाह रहा हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली सर क्या होता है, ये जो फंडामेंटल चीजें अभी हो रहा है क्रूड ऑयल में, हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस जब भी इंक्रीज होता है, ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया का प्राइस ऊपर आता है। क्रूड ऑयल भी जो है 100 के
देखा, उसके बाद थोड़ा बहुत वहां से भी 15-18% का नीचे अभी आया है। ब्रेंट चल रहा है 104, क्रूड चल रहा है $99 पे। सो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से फिर से आपको ऊपर मिलता है तो फिर जाके यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया पे थोड़ा बहुत मूव आते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज जिस तरीके से प्रेशर्स बना है, ये क्या हो जाता है ना, प्राइस एक्शंस ऑलवेज इमीडिएट लेवल पे आपको रिएक्ट करने दिखता है, लेकिन ओवर द टाइम फंडामेंटल इफेक्ट हो जाता है। तो जितने भी ओएमसीज है, चाहे वो बीपीसीएल देखेंगे, इंडियन ऑयल देखेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोल देखेंगे, अभी भी करेंट जोन से मुझे लगता है कि जिस तरीके का ब्रेकडाउन आया है, ये मोटा मोटा आपको करेंट जोन से भी 7 to 8%, 10% जा सकता है। अब इसका कोरिलेशन देखिए, जब भी क्रूड का प्राइस ऊपर जाता है, एविएशन सेक्टर में भी कहीं ना कहीं नीचे देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो फ्यूल कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाता है। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कांसाई नेरोलैक जैसे स्टॉक्स, उनका जो रॉ मटेरियल्स है वो 25-80% कहीं ना कहीं 25-30% इंक्रीज होने के कारण अब इंडिगो वाले ने तो बोल भी दिया है ऑलरेडी अलग से कि हम तो वो तो लॉस नहीं करेंगे, लॉस करेंगे तो ज़्यादा अल्टीमेटली स्टॉक के ऊपर रिएक्ट हो जाएगा, तो अलग से एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है। मैं कल ही आ रहा था फ्लाइट से, तो ऑलरेडी वहाँ पे ही अलग अलग करके एयरपोर्ट में भी अभी दिखा रहा है कि अलग से फ्यूल कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये जो ओएमसीज होता है ना, इसका इफेक्ट अलग अलग जगह पे है। और ऑब्वियसली अंशुल सर ने लास्ट वीक में जितना मुझे पता था कि वो रिलायंस बेच के आटा खरीद रहे, तो आज तो पता चला कि उनका एलपीजी का भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो ठीक है। तो ये क्लैरिटी आपने दे दिया, लेकिन वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब एक देखिए क्या है कि हम लोगों ने पर्दे के पीछे जो शो जाता है वीकली, हमने अपने दर्शकों को उसमें भी जानकारी दी थी यहाँ पर कि जो वोडाफोन आइडिया है वो जो है हांगकांग के जो संस्थागत निवेशक हैं उनसे मुलाकात करेगी सिंगापुर में 16 मार्च और 17 मार्च को, सिंगापुर और हांगकांग में। और आप ये देखिए, और स्टॉक में ये एक्शन जो है आज देखने को मिला है। इसी बीच में कुछ और खबरें भी हैं जो मार्केट में तैर रही हैं यहाँ पे कि भाई सिंगापुर की जो एसटी टेलीमीडिया और भारत की जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है वो वोडाफोन आइडिया में संभावित हिस्सेदारी को खरीदने को लेकर जो है वो रुचि दिखाई है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है खबर की। ये कंपनियां जो है कुछ, आप देखिए वीआई को लेकर, निवेश को लेकर चर्चा चल रही है, और इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में जो है वो हल्की फुल्की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वीएलए अंबाला मैम, आप वोडाफोन आइडिया को कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? और खबरें जो हैं वो लगातार इस स्टॉक में बनी रहती हैं और उसके हिसाब से रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन फिर वापस जो है 10 के नीचे आ ही जाता है। यस, तो अभी 9.36 पर है और 8 से 7 रुपए के बीच आना है। अब पुट खरीद के मत बैठना, बस आते हुए देखना है इसको, और उसके बाद में रिएक्शन देखना है कि क्या प्राइस यहाँ पे कुछ अपसाइड की मूवमेंट कर पा रहा है क्या। वैसे अगर किसी को पुट लेकर खरीद के जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन सजेस्टिव नहीं है। लेकिन फिलहाल जो व्यू है वोडाफोन आइडिया को लेकर, अच्छा मैं उस स्टेटमेंट को वापस ले रही हूँ, पुट मत खरीद, पुट नहीं खरीदना, ठीक है। जस्ट कि अभी यहाँ से वीकनेस है या फिर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अभी ये 7 से 8 रुपए की रेंज में आना है इसको। और परसेंटेज वाइज अगर आप बात करोगे तो करंट प्राइस से जो डिक्लाइन है इट इज गोइंग टू बी समवेयर 15 to 20%। तो फिलहाल नो बाय। अगर आप हो ट्रेड पोजीशन में तो आप निकल सकते हैं। While I'm saying this, हर्षी निफ्टी एनर्जी को देखिएगा, सुबह बोला था कि 35,700 के नीचे निकल जाए तो छोड़ देना चाहिए। 35,340, 375 आ गया अभी। सिमिलरली मैंने आपको डिफेंस के लिए बताया था, डिफेंस इंडेक्स में वीकनेस के कंटिन्यू होगी। अगर आपका डिफेंस 8,200 के नीचे जा रहा है तो 7,500 का डिफेंस इंडेक्स लेवल पर लो बन गया है। ऑटो सेक्टर की बात की थी, मुझे अच्छे से याद है 26,000, मतलब एक गिरावट तो जो बात की थी वो तो ऊपर सी थी, लाइक 28,500 के पास है, 28,500 से। उसके बाद भी 26,500 से बोला था कि 24,000 आएगा, इसलिए बेच के चलो निफ्टी ऑटो सेक्टर का। पिछले हफ्ते की बात है, 24,000 आ गया है, 23,900 का लो बना है अभी अभी निफ्टी ऑटो इंडेक्स पर। तो क्या ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स आज बाय कर लें, ये सवाल आ सकता है लोगों के मन में, इसलिए अभी बाय नहीं करना है। 24,000 पर आएगा, मैंने आपको टारगेट के तौर पर दिया था कि आप चाहें तो अपने ट्रेड्स को सेल ऑन राइज के तौर पर आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स में। तो पहला टारगेट लेवल आपका आ गया है। यहाँ पर कैश में पोजीशन नहीं बनाने हैं अभी भी ये बेरिश है। अगला एक हफ्ता और वेट एंड वॉच का होगा। अगर आप सेल की पोजीशंस में हैं तो आप सेल ऑन राइज के व्यू को कंटिन्यू करो। स्टॉप लॉस पिछले परसों का, यानी थर्सडे के जो हाईज बने हुए हैं, प्राइस देख लीजिए, अलग अलग इंडेक्स के अलग है, थर्सडे के जो हाईज बने हुए हैं वहां पर आप ट्रेलिंग लगाइए। और बाय दैट टाइम, जब तक आपका निफ्टी 22,000 तक नहीं आ जाता, तब तक आप अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं, अनटिल योर स्टॉप लॉस इज सेव्ड।
ठीक है। अच्छा, अंशुल जी को जाना है सर, नहीं अंशुल जी को भी जाना है और साथ में प्रदीप जी को जाना है। अंशुल सर, मैं 2 मिनट बस आपके ऊपर चाहूँगा, लेकिन पहले मैं जो है प्रदीप जी को विदा कर दूं, फिर आपके पास आऊँगा यहाँ पर। प्रदीप जी पहले अंशुल जी, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, तो फिर मैं एक सवाल पूछ रहा था, मुझे अंशुल सर से सवाल पूछना था, दर्शकों के सवाल आ रहे थे बहुत सारे। तो सर, एक संजय कुमार जी हैं, उनका सवाल है यहाँ पे अर्बन कंपनी को लेकर कि भाई इसमें क्या सलाह रहेगी यहाँ पर, और एक NMDC को लेकर सवाल है यहाँ पे दर्शकों के। तो सर, इन 2 स्टॉक्स पर फटाफट से अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। सर एक चीज मैं बोल जाऊंगा पहले, अब प्रदीप जी की विदाई नहीं करनी, प्रदीप जी विदाई करा के बहू घर लाएंगे। जी। और एनएमडीसी में सर ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है पूरे वीक मार्केट में, जहां निफ्टी बैंक निफ्टी लगभग 13-14% गिर चुकी है पिछले 20-22 दिन में। स्टॉक में कोई भी खास करेक्शन नहीं हुआ है, 3 दिन में 9% गिरा था, उसके बाद से कंप्लीटली इनसाइड बार है। 3/6/2000 आज 8वां दिन है, जब तक 76 नहीं टूट रहा है तब तक इस स्टॉक में बहुत कोई खास दिक्कत नहीं है। और 76-74 जोन में वीकली क्लोजिंग अगर इसके नीचे होता है तो फिर ये पैटर्न खराब होगा। याद रखिए, आईडीबीआई जैसे ये भी सरकारी कंपनी है, कोई दिन विनिवेश या इस टाइप की कोई चीज जारी कर दें और गैप से खुल जाए, वो रिस्क अगर आप ले सकते हो तब तक तो ठीक है, तब तक आप लॉन्ग करके रखिए। 76 का आइडियली स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा 2 रुपए और बफर दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 74 का वीकली क्लोजिंग स्टॉप लॉस अगर लेके इसको लॉन्ग करते हैं और 2-3 साल के लिए छोड़ते हैं तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको करीब करीब वो नेशनल एल्यूमिनियम जैसे हमने लगभग 44-45 रुपए पे जैसा पैटर्न देखा था, वहां से लगभग 300 रुपए पहुंचा, उसी टाइप का कुछ पैटर्न है। 2-3 साल अगर समय देंगे, क्योंकि माइंस एंड मिनरल और इन स्टॉक्स में डेकेड लॉन्ग बुल रन में भी केवल 2-2.5 साल निकले हैं, अभी भी समय है। तो इस स्टॉक को अगर आप समय दे सकते हैं तो बहुत आइडियल रेट्स पे है, एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। अर्बन कंपनी 1, 2, 3, 4 5वें दिन आईपीओ रूल के हिसाब से, आईपीओ ट्रेडिंग का जो रूल है, 5वें दिन जाके स्टॉप लॉस 182 रुपए पे कट गया था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 182 रुपए पे कट गया था। अगर आपने काट लिया होता और आईपीओ ट्रेडिंग रूल्स फॉलो किए होते तो ये पूरे 111 दिन में जो 50% की फॉल आई है ऊपर से नीचे, ये आपने अर्बन कंपनी में बचा ली होती। तो मेरी फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये 50% लॉस दिया है, मान लीजिए 1 लाख का भी आपने मान लिया है, 50% लॉस पे आपने 50,000 रुपए का लॉस किया है, उसमें 1500-1700 रुपए और लॉस जोड़ लीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड बुक मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको पूरा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव मिल जाएगा आईपीओ किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, ताकि ये 1800 रुपए खर्च करके अगली बार ये 40-50 हजार का नुकसान आप ना दें। आईपीओ बेस्ड ट्रेडिंग आप सीख लें। कोई भी बेस नहीं बना है, पुल बैक में ऑर्डर फ्लो भी नहीं पहुंच पाया, 117-118 तक का ऑर्डर फ्लो 50 डे मूविंग एवरेज पहुंचना था, वो भी नहीं पहुंचा, 115-70 से लौट आया। हालांकि वीकनेस नहीं है, क्योंकि गिरावट वाले मार्केट में पिछले 3 दिन में निफ्टी गिरी और ये स्टॉक नहीं गिरा है, तो एक सेकंड अटेम्प्ट मारेगा 50 डे मूविंग एवरेज, और बड़ा वाला जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है 121 पे है, 50 डे मूविंग एवरेज 119 पे है, इस जोन तक पुल बैक दे सकता है। वहां पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, अगर वहां कोई रिजेक्शन कैंडल बनी तो फिर सेल का मोड चालू हो जाएगा और फिर नया ऑल टाइम लो बनेगा। आप इसको देख लीजिए, आप स्विगी को देख लीजिए, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है, या बाकी भी जो स्टॉक्स 40-50% गिरे हैं पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग, आप सब में देख लीजिए सिमिलर पैटर्न है। 10, 20, 50 की जो अभी हमने बात की थी, सब एक दूसरे के नीचे है डेली और वीकली पे। तो इतनी सिंपल सी चीज, ये पसीना अगर आप बहा लेते तो ये 40-50 हजार रुपए से आप बच गए होते। तो दैट बीइंग सेड, एनएमडीसी तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेटिंग स्टॉक है, ट्रेडर्स दूर रहे, बहुत लो बीटा काउंटर है, तो ट्रेडिंग की आपको कोई भी पोजीशन नहीं रहेगा। अर्बन कंपनी अभी कोई आईपीओ बेस जब तक नहीं बनता है, अवॉइड करना चाहिए। 119-121 की रेंज में दोबारा सवाल पूछते हैं। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी दे दूं, जो भी स्टॉक्स हमने बात की है कोई भी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं, हमारे पास नहीं है, क्योंकि बीइंग अ ब्रोकिंग हाउस 60 से 70 हजार हमारे एक्टिव ट्रेडेड क्लाइंट है, तो कुछ ना कुछ सलाह हमेशा ही देते रहते हैं, तो किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ जरूर होगा। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। दूसरा, वो मजाक की बात थी कि रिलायंस बेच के आटा खरीदा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास रिलायंस एज इट इज मेरी पोजीशन रखी हुई है। हाँ, नीचे वाला जो लिया था उसमें जरूर प्रॉफिट बुकिंग कर दी थी, वो भी लग रहा है कि अब गलती हो गई, क्योंकि रिलायंस पिछले 4 दिन में निफ्टी इतनी गिरी, रिलायंस गिरा नहीं, तो उसके बैकअप में 1350 का मैंने पुट भी बेचा हुआ था, तो बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन आज जो पोटेंशियली प्रॉफिट ज्यादा हो सकता था, वो ये न्यूज बेस्ड घबराहट में जो इतना ज्यादा मचा दिए थे, तो थोड़ा सा उसमें मैं भी बह गया था। तो फिर आई वुड स्टिक टू माई टेक्निकल्स। ये इससे मैं फिर एक सबक ले लूंगा, जैसे आईआरबी भावनाओं को काबू रखिए सर, हाथ को रोकिए और भावनाओं को काबू। आईआरबी जब भी आता है सर, आपको पता ही है, भावनाएं बह जाती हैं, तो फिर मैं वही कहूंगा, न्यूज बेस से
थोड़ी सी दूरी बनाइए और वापस चार्ट्स पे आ जाइए। जो गलती अभी रिलायंस में हो गई वो कम से कम आप मत कीजिएगा। मुझे लॉस नहीं हुआ लेकिन आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जी, तो सर। थोड़ा सा टेक्निकल्स के साथ चिपके रहिए और बाउंस बैक अगर प्ले करना है तो एक आध दिन में बनेगा तो वापस आके कोई लॉन्ग कॉल देंगे। इसी के साथ अपने धन्यवाद। ट्रेंडिंग स्टॉक्स का सेगमेंट भी हम खत्म करते हैं। और अंशुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, और साथ में यहाँ पर प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।